हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आज की हमारी नई क्लास में। कल हमारा फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है और आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग बेटा उमांशी, बाकी बच्चे भी जुड़ जाइए। ये लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड नहीं है ना। धीरे धीरे करके जो बच्चे जुड़ते जाएंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेगुलरली क्लास में आइएगा। एक के बाद एक आपकी तीनों सब्जेक्ट की क्लास होती है, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी कंटिन्यू। बीच में से 5-5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है और इसी लिंक पे हमारी तीनों क्लासेस लाइव चलती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत के साथ ही कल का थोड़ा सा हम रिकैप भी करेंगे, है ना। कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास रखी थी जिसमें हमने आवेश और बहुत कुछ पढ़ा है ना, आवेश के बारे में, आवेश के क्वांटमीकरण के बारे में। आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। आज का इस टॉपिक में जो हमारा क्वेश्चन है विच इज कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हम समझने वाले हैं। कूलाम के नियम को समझने के पहले, कूलाम के नियम को समझने के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि कल कुछ दिक्कत है, ठीक है, कि कल हमने आवेश के बारे में समझा था, चार्ज क्या है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में देके गई थी। आवेश या चार्ज क्या है अगर आपसे पूछे तो आवेश एक क्या है, एक हल्का सा बल, सॉरी बल नहीं, आवेश वह ऊर्जा है, सॉरी है ना सर, मेरे को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करके चले गए। आवेश वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसके कारण किसी भी वस्तु में, हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। आवेश कैसी राशि है पूछेगा बेटा, तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का विमेय सूत्र पूछे, धारा इंटू समय से एक ही होता है। आवेश का मात्रक पूछेगा बच्चा तो कूलाम आपको लिखने आना है, ये है एसआई मात्रक, जबकि सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है स्थैत कूलाम यानी कि माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम भी कहते हैं। मूल आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश का न्यूनतम संभव मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये सब हम कल पढ़ चुके। के बाद हमने आवेश का क्वांटमीकरण भी समझा था। दीप शिखा पढ़ती थी। गुड इवनिंग बेटा दीप शिखा, है ना। ये चैप्टर शायद आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा अभी। चलो, कूलाम का नियम हम समझने वाला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है भैया ये नियम, तो ध्यान से समझो। कहीं पर कोई दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं, हमें नहीं पता कि आवेश कैसे हैं, हमें नहीं पता, और ऊपर, ठीक है, हमें नहीं, एक सेकंड बेटा माइक की सिचुएशन चेंज कर लूं मैं जरा। हाँ, हमें नहीं पता कि आवेश कैसे हैं। ए और बी दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं, दोनों की अपनी एक वैल्यू है। मान लीजिए ए पर जो आवेश है उसका मान है Q1, बी पर जो आवेश है उसका मान है Q2, और दोनों के बीच एक न्यूनतम दूरी है, मिनिमम दूरी है। हम इस दूरी को कहेंगे कि ये जो दूरी है वो मान लीजिए r मीटर है। कितनी है? r मीटर। ध्यान से समझिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी तो बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज, क्योंकि कूलाम सर ने जो नियम दिया था, CA यानी कि चार्ल्स आगस्टिन कूलाम ने जो नियम दिया है, जिनके नाम के आधार पर आप आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम पढ़ते हैं, तो CA कूलाम के अनुसार किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच कोई ना कोई बल लगता है। दोनों आवेशों के बीच क्या लगता है? बल। अब ये डिपेंड करेगा, इफ अगर यहाँ पर दो चार्ज जो हैं वो प्लस प्लस हैं तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कल ही बताया था, रिफ्रैक्शन होगा, दोनों की रिफ्लेक्शन होगा, है ना। फिर अगर यहाँ प्लस और माइनस है तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो होगा आकर्षण बल। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बेटा। दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दो अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस स्थिति में चाहे यहाँ समान आवेश रखे हों, चाहे यहाँ अलग अलग आवेश रखे हों, मतलब प्लस माइनस रखे हो, दोनों ही स्थितियों में दोनों आवेशों के बीच क्या लगेगा? बल लगेगा। ये जो बल लगेगा वो दोनों आवेश के जो भी मान हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होगा, और
इन दोनों के बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मैं डेफिनेशन लिखूंगी फिर समझाऊंगी भी, ठीक है, लिखकर समझाऊंगी, चिंता नहीं करना। ओके, चलिए क्या है ध्यान से समझो, इससे बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है 12th वालों के लिए, जो मेरे नए बच्चे हैं एमपी बोर्ड वाले उनके लिए भी, एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टीएनएसटी एंड नीट, ठीक है। सीए कूलाम के अनुसार लिखिएगा साथ साथ में, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के जो भी मान है, उन आवेशों के जो भी मान हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की वर्ग के, थोड़ा सा छोटा करो इरेजर को, वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पर लेना है बच्चा समानुपाती, और वर्ग की क्या होता है बच्चा, व्युत्क्रमानुपाती का है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेफिनेशन अच्छे से लिख के याद करना है। नीलेश मैम ये बहुत इजी था, यस बेटा इजी था। आप 12th में 12th पास आउट हो गए क्या नीलेश? याद दिलाना बेटा, क्या आप मेरे 12th के स्टूडेंट रहे हो? मैं भूल गई। मेरे को इतना तो याद है कि नीलेश हमारा जो बच्चा है वो पहले भी हमसे पढ़ चुका है, बट क्योंकि ये नई क्लास के लिए है और आपने याद दिलाया, थैंक यू सो मच। ये बहुत इजी था और इसी के जैसे 11th में भी था, एक गुरुत्वाकर्षण बल वाला, है ना, ठीक है। चलो, जो बच्चे नए जुड़े हैं वेलकम ऑल ऑफ यू, और जो आपके जूनियर्स होंगे जो 11th से पास आउट होके 12th में आए होंगे, आपके साथ वाले जो दोस्त होंगे उन्हें भी शेयर कर दो, उन्हें भी पता चले कि क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गई है। अभी क्या कर रहे हो नीलेश, बताना जरूर, है ना, अभी आप किस क्लास में हो, क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह। चलो, सीए कूलाम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है जो कि आपको याद करना है, ठीक है, इसे आपको याद करना है। चलो बढ़िया, जो भी बच्चे जुड़े हैं प्लीज बेटा लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, मान लो ये दो बिंदु आवेश हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का है बी, दोनों के अलग अलग परिमाण हैं। मान लीजिए इसका Q1 है और इसका जो है वो Q2 है, ठीक है। दोनों के बीच की कुछ दूरी है, अब माना इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी है बेटा R। तब इन दोनों के बीच कोई ना कोई क्या लगेगा, बल। अगर ये प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर प्लस माइनस हैं तो आकर्षण बल लगेगा। और ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं,
दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अलग अलग, है ना। ठीक है मैम, IMUCT क्या होता है बेटा? IMUCT क्या होता है? फुल फॉर्म लिख के बताना, शायद कुछ गलत लिखे हो क्या। आप MP बोर्ड के बच्चे हो क्या? CUET होगा या और कोई एग्जाम है? चलो देखते हैं, मुझे इसका आइडिया क्यों नहीं, आज रिसर्च करूंगी। चलो अब इन दोनों के मान देखो, A और B दो बिंदु आवेश है जिनके परिमाण Q1 और Q2 हैं। तो नियम बोल रहा है कि लगने वाला जो बल है, बल यानी कि F, इन दोनों आवेशों के परिमाण क्या है? Q1 और Q2। परिमाण क्या है? Q1 और Q2 इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉट लिखना पड़ेगा, है ना, गुणनफल विधि गलत हो जाएगी नहीं तो। Q1 इंटू Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। डन। इसके आगे इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1। आगे यही बल इनके बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी क्या है? R का क्या करना है? वर्ग। इसका क्या करना है? व्युत्क्रम, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होगा कौन? बल। समीकरण नंबर 2। एक सेकेंड, समीकरण नंबर, इसका वर्ग समीकरण नंबर 2। बल एक सदिश राशि है बच्चा, याद रखिएगा। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। आपको दो इक्वेशन मिली है कि जो बल है, ये जो बल है वो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब हम दोनों को कंज्वाइंट करेंगे, आगे हम इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। आपने लिखा है F प्रपोर्शनेट Q1 इंटू Q2, दैट इज इक्वेशन 1। फिर 1/r²। ठीक है, F जो है वो Q1 इंटू Q2 के समानुपाती और R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम दोनों इक्वेशन को संयुक्त कर दें, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, संयुक्त करने पर आपको जो लिखना है लिख सकते हो। ऐड करने पर क्या होगा बच्चा? F समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के। F समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के। समझ आ रहा है ना? बताते चलना। और व्युत्क्रमानुपाती होगा R² के। व्युत्क्रमानुपाती होगा R² के। ये आ गया बेटा इक्वेशन। अब अगर हम समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाएं तो बराबर में आता है नियतांक। फिर रहेगा Q1 इंटू Q2 एंड अपॉन में R²। F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। आ गया यहाँ तक। हमने समानुपाती यानी कि प्रपोर्शनेट का साइन हटाया तो बराबर में नियतांक आया है K। ठीक है, नियतांक हमने माना है K। अब अगर यहाँ वायु या निर्वात की उपस्थिति हो तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं? वायु या निर्वात की उपस्थिति में, वैक्यूम की उपस्थिति, ऑफ एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात की उपस्थिति में हम मानते हैं कि K बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो एक नियतांक का मान है। ठीक है, K बराबर हम क्या मानेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो, समानुपाती हटाया, नियतांक K लिखा है। K का मान वायु या निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माना है, जहां जो एप्सिलॉन नॉट है बेटा वो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी आंकिक वैल्यू भी हमें याद करनी है। ठीक है, इसकी आंकिक वैल्यू भी हमें याद करनी है, जो कि होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है और ये आपको याद करना है। लिख लेना साइड में कहीं, ये इसमें मत लिखना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, इस क्वेश्चन के साथ नहीं लिखना है आपको। बस नोट करना है कि भैया एप्सिलॉन नॉट की आंकिक वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या है, मात्रक है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका क्या है, मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मान याद करना है। अगर आप चाहो तो 8.854 ना लिखना हो तो 8.86 लिख देना, आपका काम चल जाएगा, या 8.85 तक ही लिखना है इंटू 10⁻⁻12 जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो, ठीक है। ये काय के लिए है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए है। अभी के लिए इसे हटाओ, है ना, इसकी जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना बच्चा, बस इतना याद रखिएगा, देख लो जरा कि 1/4 पाई का मान 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मतलब मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12। जब सभी का मल्टीप्लाई करके पलट देते हैं, इन सभी का गुणा करके पलट देते हैं तो आता है 9 × 10⁹, जो कि इकट्ठा आपको याद रखना है। इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसका हम सीधा मान लिखेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में 4 आंकिक मान है, पाई का मान होता है 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान ये दिया है, सबका मल्टीप्लाई करके पलट दो वैल्यू को तो मान आएगा 9 × 10⁹। अब बैठ के गुणा भाग करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसे मिटा रही हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, हम इसका मान सीधे ही लिखेंगे, ठीक है। इसका मान सीधे ही लिखा जाएगा। तो देखो वायु या निर्वात की उपस्थिति में k बराबर अगर ये है तो F = k का मान लिख दिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन बचा Q1 × Q अपॉन में है r²। ये जो आया है बच्चा, यही कूलाम के नियम का गणितीय है। और अगर ये कूलाम के नियम का गणितीय सूत्र है तो बल आया है, तो बल का मात्रक लिखना ना भूलिएगा, मात्रक होता है न्यूटन। खुश हो जाओ, आपका इक्वेशन आ गया। जो बच्चे नए हैं, जो 12th में आए हैं, देखो जो पहले से पढ़ चुके हैं वो तो महारत हासिल किए हुए होते हैं, उनके सब बहुत नॉर्मल होता है, बट आपके लिए बेटा ये बेस है, सब कुछ हमें धीरे धीरे स्मूथली बढ़िया से पढ़ते चलना है ना। धीरे धीरे आगे मजा आएगा, बड़े बड़े डेरिवेशन मिलेंगे, सॉल्व करने में भी बड़ा मजा आता है, मुझे भी और तुम्हें भी। चलो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान क्या होता है, 9 × 10⁹। आप ये लिख सकते हैं, इंटू में है Q1, फिर है Q2 अपॉन में r², देन मात्रक है टन। मात्रक क्या है, न्यूटन। ये जो आया है ये भी आपका फॉर्मूला है काय का, कूलाम के नियम का। कमेंट तो करके बोलो, सब बढ़िया चल रहा है ना, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो चला मैडम पढ़ाए जा रही, आवाज ही नहीं आ रही या कोई दिक्कत? चलो ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यही ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कूलाम के नियम का है। आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। आगे भी पढ़ना है, अभी और पढ़ेंगे। वेलकम ऑल। अभी लोग फुल स्क्रीन करके देखो, यस ठीक है, सब फुल स्क्रीन करके देखो, मजा आएगा तुम लोगों को। और नोट भी करते चलना है, नोट्स भी बनाते चलना है। चलो पीछे बढ़ते हैं। पहले कूलाम का नियम बोलता है कि सीए कूलाम साइंटिस्ट का नाम है, इनके अनुसार किन्हीं भी दो बिंदु आवेश, यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है बेटा, बिंदु आवेश है, इनके बीच कोई ना कोई विद्युत बल लगेगा। आवेशों के बीच विद्युत बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल मत बोल देना, है ना। और विद्युत बल प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा, है ना। विद्युत बल जो होता है वो प्रबल होता है। विद्युत बल का मान अपने चारों ओर जो भी अन्य आवेश आएगा या फिर अन्य कोई चीज़ है उसके कारण इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा, पर गुरुत्वाकर्षण बल का अन्य चीज़ों की उपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हम आगे देखेंगे। ये जो विद्युत बल है वो एक प्रकार का संरक्षी बल है, याद रखिएगा। विद्युत बल एक प्रकार का क्या है, संरक्षी बल। ये आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा, लिख लेना बेटा, एक लाइन लिख लीजिएगा कि विद्युत बल एक प्रकार का क्या है, संरक्षी बल है। देखो
Q1 Q2 दो आवेश हमने लिया, इन दोनों के बीच में लग रहा है बल। अब ये बल या तो आकर्षण बल हो सकता है या प्रतिकर्षण बल हो सकता है, डिपेंड करेगा कि जो चार्ज हैं वो एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो आकर्षण, एक जैसे हैं तो प्रतिकर्षण। इस स्थिति में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो आवेशों के जो भी परिमाण हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होगा। इन दोनों के बीच की जो भी दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हमने इसे जैसे का वैसा लिख दिया आगे ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। इसे रिपीट मत करना, पिछले पेज का और इस पेज का सेम ही है, डबल स्टेप। मैंने सिर्फ तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए सेम लिख दिया। अब इन दोनों को जब हमने कंजॉइंट किया, मिलाया, तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर आया। इस स्थिति में जब F बराबर समानुपाती का निशान हटा के हम K नियतांक लेंगे तो इक्वेशन जैसे का तैसा। इसे हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर हमने इन चार्ज को वायु या निर्वात में रखा हो तो K का जो नियतांक जो है K, उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसे बोलते हैं बेटा, ठीक है, जिसकी आंकिक वैल्यू मैंने आपको लिखवा चुकी, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 लिख लेना इसकी वैल्यू। फिर बचा क्या, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। बल है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसका मैंने आंकिक मान निकालना भी सिखाया था। इसका जो आंकिक मान होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है। इक्वेशन जैसे का तैसा, मात्रक अभी भी न्यूटन है। ये जो आया है ये भी बल का सूत्र है। दोनों ही सूत्र हैं जो कि कूलाम के नियम के सूत्र हैं। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया? बढ़ूं मैं अगले क्वेश्चन पे? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे छोटी छोटी सी डेफिनेशंस, है ना, बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशंस। याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा विद्युत बल जो होता है वो अधिक प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा विद्युत बल जो होता है वो अधिक प्रबल होता है। अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं बच्चा। पहला, विद्युत क्षेत्र। यार ये डबल कलर एक साथ क्यों चलते हैं समझ नहीं आता, करवाना पड़ेगा इस पैटर्न को। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जिसे कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहली डेफिनेशन है। अगर हम ये माने कि कहीं पर कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है या आवेशों का पूरा समुदाय है तो ये ना अपने चारों ओर बल लगाएगा। अब वो बल क्या है कि इस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई दूसरा धनावेश है तो ये दोनों एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर फेंकेंगे। वहीं अगर यहाँ कोई माइनस चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। दोनों ही कंडीशन में मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर कहीं आवेश रखा हुआ है उसके चारों ओर एक निश्चित सीमा तक एक क्षेत्र होता है, एक फील्ड होती है, जिस फील्ड तक ये जो चार्ज, ये जो आवेश आपने रखा है बेटा, ये अपना विद्युतीय प्रभाव दर्शाता है। विद्युतीय प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि अगर इस एरिया में कोई दूसरा प्लस चार्ज आया तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये उसे इस एरिया में घुसने नहीं देगा। या अगर इस एरिया में कोई माइनस चार्ज आया तो वो इसे अपनी ओर खींच लेगा, धनावेश प्लस को अपनी ओर खींच लेगा, इसे भूख है भैया। तो इस स्थिति में आप कहोगे कि ये जो एरिया है जहां तक ये आवेश अपना विद्युतीय प्रभाव दर्शा रहा है, इलेक्ट्रिक गुण दर्शा रहा है, इसके बाहर अगर यहाँ कोई प्लस चार्ज है इसे इससे मतलब नहीं है ना। तुम्हारे पास 1 एकड़ की खेती है तो तुम अपने 1 एकड़ में सरवाइव करोगे ना, बाजू वाले की मिर्च से हमें क्या करना, बाजू वाले के खेत में जाके घुसोगे तो वो मारेगा, ठीक है, सेम वैसा ही यहाँ है। अगर इतने क्षेत्र तक इस, हाँ, बाजू वाले के खेत में अगर हम गए तो वो हमें छोड़ेगा क्या, बस वैसे ही यहाँ हो रहा है कि ये जो है ये अपना एरिया छोड़ के अगर इसके एरिया में घुसेगा तो ये उसे भगा देगा, ठीक है। ये आवेश अपने चारों ओर इतने एरिया तक ही क्या दर्शाएगा, विद्युतीय प्रभाव। इसके बाहर कोई और है उससे इसे मतलब नहीं है, इसके एरिया में जाएगा तब कुछ ना कुछ कांड होगा। अगर प्लस जाएगा तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस जाएगा तो दोनों एक दूसरे को
आकर्षित करेंगे, इस स्थिति में हम ये कहेंगे बच्चा कि ये जो एरिया है इसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। टाइम कितना हो रहा भाई? टाइम है अभी हमारे पास पर्याप्त। किसी आवेश या आवेश समुदाय के, ये बहुत काम की चीज है, आगे जाके तुम्हें जब बड़े बड़े डेरिवेशन करोगे तो बड़ी परेशान करेगी। आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश अपना विद्युतीय प्रभाव दर्शाता है। आवेश अपना ये प्रभाव दर्शाता है, हम इसे क्या कहेंगे बेटा? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। आगे बढ़े, अगली डेफिनेशन। ठीक है, इसी से रिलेटेड दूसरी डेफिनेशन जो आपसे पूछी जाएगी वो है बच्चा विद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। अब क्या है भैया विद्युत द्विध्रुव? तो ध्यान से समझना। और ये जो है क्या है? हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगी फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश पास पास रखे हों, पास रखे तो प्राप्त प्रबंध या निकाय को जब दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश पास पास रखे हों तो प्राप्त प्रबंध या निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लीजिए एक आवेश है Q, दूसरा भी आवेश है Q, तो एक जैसे हैं। एक पर चार्ज है प्लस, दूसरे है माइनस। एक पर चार्ज है प्लस, दूसरे पर है माइनस, और दोनों एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखे हैं कि ये एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। ये आधी दूरी तक अपना प्रभाव दर्शाएगा A, ये आधी दूरी तक अपना प्रभाव दर्शाएगा A, ये आधी पूरी दूरी मिलाकर आपको 2A लेना है क्योंकि आगे आपको डेरिवेशन में लगेगा। ठीक है, ये मत सोचना कि मैडम ने दोनों के बीच की दूरी 2A क्यों ली है। 2A इसलिए ली है बेटा क्योंकि एक आवेश आधी दूरी तक प्रभाव दिखाएगा, दूसरा आधी दूरी तक, तो A और A मिलाकर आप मानोगे 2A। और ये जो निकाय आपको मिला है, ये जो प्रबंध आपको मिला है, इस निकाय को हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहेंगे बच्चा? इसे विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। डन, यहां तक समझ में आ गया? दो सिचुएशन हमारे पास, दो डेफिनेशन हमने पढ़ी। पहला है विद्युत क्षेत्र, दूसरा है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत क्षेत्र जहां पर कोई बिंदु आवेश या आवेश का पूरा समुदाय अपने चारों ओर तक जहां तक भी अपना प्रभाव दर्शाता है उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें आपने बोला है कि जब दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से पास पास रखे हों तो हम इसे कहते हैं
विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं बच्चा? विद्युत द्विध्रुव। तीसरी डेफिनेशन, थर्ड जो डेफिनेशन है वो है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण। थर्ड जो डेफिनेशन है वो है द्विध्रुव आघूर्ण। चलो देखो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। जब दो आवेश पास पास रखे और इनको मिलाकर आपने बनाया विद्युत द्विध्रुव, इनको मिलाकर आपने क्या बनाया बच्चा? विद्युत द्विध्रुव। एक प्लस दूसरा माइनस, दोनों एक दूसरे से 2a मीटर की आपने। तो ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन क्या बोलती द्विध्रुव आघूर्ण की, ये लगेगा आगे आपको, इसकी जरूरत आपको पढ़ने वाली है, ध्यान से समझिएगा। डेफिनेशन बोलती है इसकी, विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश और कोई एक आवेश और इस हटाओ, अभी पहले डेफिनेशन लिखो। आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के, आवेशों के बीच की गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश, तो पहले तो द्विध्रुव बना लो। यहाँ पर आपने A और B एक विद्युत द्विध्रुव लिया जिस पर आवेश है दोनों के बीच की दूरी है 2a मीटर। इस प्राप्त प्रबंध या निकाय को आपने नाम क्या है बच्चा? विद्युत द्विध्रुव है। क्या है ये? विद्युत द्विध्रुव है। इस स्थिति में आप ये बोल रहे हो कि विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी, कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल 2a। ठीक है, Q और 2a एक जैसा बनता है मेरा, Q और A जो है वो एक जैसा बनता है, बड़ी दिक्कत है मैडम के साथ। चलिए, विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश, आपको प्लस या माइनस नहीं लेना, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश और आवेशों के को द्विध्रुव आघूर्ण है, और द्विध्रुव आघूर्ण को रो से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं बच्चा? रो से दर्शाते हैं। अगर इसका मात्रक लिखना है आपको तो इसका SI मात्रक होता है, आवेश का होता है बच्चा कूलाम, इंटू दूरी का होता है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। यह एक सदिश राशि है। गुणनफल विधि के अनुसार एक अदिश एक सदिश का गुणा किया आपको मिलेगी सदिश राशि। द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। बता दूंगी मैं आगे और इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जब हम इसके डेरिवेशंस करेंगे। अभी के लिए आप याद रखिएगा कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं बेटा, जुड़े हो ना सब लोग, भागे तो नहीं? चलो, विद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है? सदिश राशि है। सूत्र है रो बराबर Q इंटू 2a, Q का मात्रक कूलाम, दूरी का मीटर। जब ये सब पता है तो क्या हम इसका विमी सूत्र नहीं निकाल सकते बेटा? क्या हम इसका विमी सूत्र नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आवेश का सूत्र होता है AT,
दूरी का होता है L, दूरी का होता है L, तो आप इसे साथ में लिख सकते हो। विमी सूत्र हो जाएगा M नहीं है, L है और A है और T है, तो MLAT जो है वो इसका क्या हो जाएगा, विमी सूत्र हो जाएगा। बढ़िया डेफिनेशन है। विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश, आपको प्लस या माइनस नहीं लेना है, सिर्फ आवेश का परिमाण लेना है, और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण रो कहते हैं। ये एक सदिश राशि है, मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है, और इसका विमी सूत्र ये होता है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अब हम बढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, है ना। बार बार बोल रही हूं मैं ताकि तुम्हारे दिमाग में घंटी बजती रहे। चलिए, अब जो है बेटा वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी ही जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की। मान लीजिए ये रहा हमारा विद्युत क्षेत्र, ये रहा बिंदु O, इससे कुछ दूरी, मान लो कितनी दूरी, R दूरी, मान लो कितनी दूरी, R दूरी। मान लो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर आरोपित बल और विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण ध्रुव के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन लिख लें क्या। विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर आरोपित बल और बिंदु पर रखे, उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश है भैया, ये चुंबकीय क्षेत्र वाला क्यों घुसाड़ दिया मैंने। परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तीव्रता ध्यान से देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही समझा है कि भैया यहाँ पे ये जो है इस बिंदु पर कोई अगर सिंगल आवेश रखा है या आवेशों का समुदाय है तो हम इसे कहते हैं, हम इस एरिया को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। रहा प्लस आवेश, ये रहा बिंदु O, ये जो एरिया है ये क्या है बच्चा, विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में ही जहां तक ये अपना प्रभाव दर्शा रहा है उसी एरिया तक इससे कुछ दूरी R दूरी पर एक अन्य बिंदु है जहां हम मानते हैं कोई दूसरा आवेश रखा हुआ है और इस आवेश का मान है Q0। अगर ये प्लस Q है तो ये जो है ये क्या है, Q0 है, क्योंकि हमने इसको टेस्टिंग चार्ज के तौर पे लिया है। हमने इसे, गुड इवनिंग बेटा सलोनी, हमने इसे टेस्टिंग चार्ज के तौर पे लिया है। टेस्टिंग चार्ज का मतलब होता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मतलब कि अगर ये प्लस है तो ये प्लस होगा, प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर ये माइनस होगा तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इट्स जस्ट अ परीक्षण आवेश, ठीक है। तो आप डेफिनेशन के अनुसार चलिए कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, अब अगर यहाँ एक आवेश है, यहाँ एक आवेश है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या लगेगा, बल। क्या लगेगा, बल। तो दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है, जो भी बल लगे और जिसके कारण लग रहा है वो कौन है, परीक्षण आवेश। जिसके कारण लग रहा है वो कौन है, परीक्षण आवेश। इन दोनों का जो अनुपात होगा बेटा, उस अनुपात को ही कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनुपात को ही कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डन,
समझ गए? बढ़िया डेफिनेशन है। लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आरोपित बल और परीक्षण आवेश दोनों का अनुपात कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता को E से दर्शाते हैं और तीव्रता एक सदिश राशि है। लगने वाला बल है बेटा F और परीक्षण आवेश है Q0। तो जो सूत्र होगा तीव्रता का वो हो जाएगा E बराबर F/0, जिसकी आपको आगे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है ना? आगे आपको इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। बढ़िया, अगर सब कुछ सही चल रहा है, आप लोग को मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों को। जितने भी बच्चे अभी 12th में हैं या जो PNST की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जून में जिन लोग का एग्ज़ाम है, आप उन्हें शेयर कर सकते हो बेटा। हम बेसिक से चल रहे हैं, जिनका बेस क्लियर नहीं है ना, जो PNST वाले बच्चे जिनका बेस क्लियर नहीं है, वो भी पढ़ सकते हैं, और ये 12th का बैच तो है ही। तो E बराबर F/Q0 इसका क्या हो जाएगा बच्चा? सूत्र हो जाएगा। अब इस सूत्र से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा Q0 बड़ा लिख दिया मैंने, है ना? Q0 अभी ठीक। चलो अब इससे निकालो आप इसका मात्रक। कौन सा मात्रक? SI मात्रक। SI मात्रक क्या? तो बल का मात्रक होता है बेटा न्यूटन, आवेश का होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका SI मात्रक हो जाएगा। फिर CGS मात्रक क्या होगा? तो डायन सुना है? डायन सुना है क्या? बस वही लेना है आपको। डायन वर्ड से बड़े वाकिफ हो आप, है ना? डाइन, डायन नहीं है रे, डाइन। डाइन प्रति स्थैत कूलाम, डाइन प्रति स्थैत कूलाम इसका CGS मात्रक हो जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और चीज इसमें होने वाली है कि ये सदिश राशि है। कैसी राशि है तीव्रता बेटा? अभी बताया था मैंने, कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसका विमीय सूत्र अगर आप लिख लो तो और अच्छा। विमीय सूत्र अगर निकालना हो तो बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2 और आवेश का होता है AT। ऊपर फेंकोगे तो mLT, 2 और 1 T-3, A ऊपर जाएगा तो A-1। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चा? विमीय सूत्र हो जाएगा, याद रखना, ठीक है? ये इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र हो जाएगा mLT-3 A-1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है? विमीय सूत्र है। क्या समझ में आ गया? ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका सिंबल होता है E, और ये एक सदिश राशि है। डेफिनेशन बोलती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर आरोपित बल, अब बल क्यों लगेगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र क्या है? क्योंकि अंदर कोई आवेश रखा है, जिसके कारण इस पर क्या लगेगा? अन्य आवेश पर बल। लगने वाला बल और उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, इन दोनों के अनुपात को ही कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता को E से दर्शाते हैं, बल को F से, परीक्षण आवेश को Q0 से। सूत्र इसका ये रहा। फिर इसका SI मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। CGS मात्रक निकालोगे तो न्यूटन बना दो डाइन और कूलाम बना दो माइक्रो कूलाम, इसका CGS मात्रक हो जाएगा। ये एक प्रकार की सदिश राशि है, याद रखना। ये कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। थोड़ा अट्रैक्टिव लिखा करो मैडम, कचरा मचा देते हो आप। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। बढ़िया, ये रही सदिश राशि और ये रहा इसका विमीय सूत्र। जो है क्या है? इसका विमीय सूत्र है। बादल बना दिया मैंने, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं बादल, है ना? तुम्हें पता नहीं। चलो ये नोट्स बना लीजिएगा। अगली क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? जो हमने अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन समझे, हमने कूलाम का, देखो एक तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझे हो, द्विध्रुव आघूर्ण समझे हो। द्विध्रुव आघूर्ण के पहले मैंने आपको विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव भी समझाया। इसके पहले हमने कूलाम का नियम पढ़ा, कूलाम के नियम का गणितीय सूत्र, ये रहा कूलाम का नियम, और ये रही पीपीटी ओवर, है ना? इतना पढ़ा है बेटा हमने, है ना? इतना पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो होगी केमिस्ट्री की।
है ना। मेरे को इसमें कुछ लिख के जाना है तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। अगली जो आपकी क्लास होगी बच्चा वो होगी केमिस्ट्री की, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट। अब यहाँ बड़े बड़े शब्दों में हम लिख देते हैं ब्रेक, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होने वाली है 5 मिनट बाद, और ये जो होगी बच्चा ये होगी केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा। रात को पढ़ो सुबह सफा, तो फिजिक्स का तो ठीक ही है, मेरे को बेवफा जो लगती है बेटा वो केमिस्ट्री लगती है, क्योंकि आजकल केमिस्ट्री का पेपर बड़ा धांसू देने का वो बन गया है, थोड़ा सा ट्रेंड बन गया है, कि केमिस्ट्री ऐसी आएगी कि बिल्कुल तुम्हारे परसेंटेज जहां 90 बनने वाले थे सीधे 86 85 पे लाके छोड़ेगी। टफ होता है, ठीक है, कोई नहीं, करेंगे, बढ़िया से तैयारी करेंगे, जोश के साथ अच्छे से रेगुलरली आपको जुड़े रहना है, और बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी के लिए मैडम चली, है ना, मैं आपसे विदा लेती हूँ। केमिस्ट्री की क्लास के बाद वापस आ जाना, है ना, केमिस्ट्री की क्लास भी लगाना, फिर आपकी बायोलॉजी की क्लास होगी, बायोलॉजी का भी आज सेकंड लेक्चर है, और अब हम रोज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बाय बाय बेटा, टेक केयर, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा, जुड़े रहिएगा सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।